हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 25 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं, साथ ही हम 24 और 25 दोनों दिन के करंट अफेयर्स देखेंगे। आज पहला है झूमर बेनंदिनी को लेकर। तो अब चर्चा में क्यों है, अब हुआ क्या है, अभी इसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक समारोह हुआ है और इसमें मोदी जी भी गए हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में आया है। अब झूमर याद रखने से पहले मैं दो तीन शब्द यूज समझने हैं। एक होता है घूमर। घूमर क्या है? घूमर एक नृत्य है जो राजस्थान में किया जाता है, जो वहाँ का कल्चरल नृत्य है। कैसा है? कल्चर वाला। और इसी को लेकर, घूमर को लेकर ही जब पद्मावत मूवी आई थी तो विवाद भी हुआ था। वो घूमर है। अब ये क्या है? झूमर। कौन सा? झूमर। तो झूमर जो नृत्य है ये क्या है? ये मौसमी है, मतलब जब फसलों की कटाई वगैरह होती है तो भारत के कुछ हिस्सों में ये झूमर नृत्य होता है। स्पेशली होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस वाली बेल्ट में। पर यहाँ तो लिखा है असम की चाय जनजाति, मतलब एक टी जो जनजाति है वहाँ पे होता है ये। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हुआ क्या करता था अंग्रेज़ों के समय, मतलब मध्यकाल के समय अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या किया, चाय के बागान जो हुआ करते थे उन बागानों में मज़दूरों की ज़रूरत हुआ करती थी। अब उसी मज़दूर जो हुआ करते थे उन्हें कहाँ से ले जाया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से, और उन्हें असम में बसा दिया गया। अब वहाँ पे जो कल्चर यहाँ पे चल रहा था झूमर वाला, वही कल्चर आगे चल के असम में पनपा, क्योंकि वही लोग वहाँ पहुँच गए। और इसी नृत्य को कहा जाता है झूमर बेनंदिनी, और इसे ही झूमोर भी कहा जाता है। तो झूमोर आ जाए या झूमर बेनंदिनी आ जाए, कहाँ पे होता है? असम में। असम में कौन सी जनजाति से करती है? चाय जनजाति। चाय का मतलब जो चाय के लिए यहाँ पे लाए गए थे मजदूर, उन्हीं से संबंधित है ये। तो यहाँ पे अभी असम में हुआ है, चूंकि मोदी जी भी गए हैं, प्रधानमंत्री शामिल होंगे इसमें, तो 8,000 कलाकारों के द्वारा ये किया जाएगा। तो ये हमने समझा। अब इसके बारे में अगर देखें, चाय जनजाति के बारे में, तो यह बहुत सांस्कृतिक और बहुजातीय समुदाय है। अब यहीं से हमें समझ में आया, बहुत सांस्कृतिक और बहुजाति। चाय जनजाति कोई ऐसा नहीं है कि कोई एसटी की पुरानी जनजाति है या एससी की कोई है। ये एक जनजाति है जो डेवलप हुई है। कैसे डेवलप? जब पूरे भारत से कहीं कहीं से एरिया से मज़दूरों को ला के असम में बसाया गया। अब वहाँ पे कई सारे संस्कृति होंगे, कई जाति होंगे, उन सब का एक कॉमन जो मानते हैं उसे ही कह दिया गया। आप टर्म यूज़ करते हैं चाय जनजाति। तो बागान ये श्रमिक हुआ करते थे। तो ये है, हमने देखा 19 सेंचुरी में प्रवास होता है। क्यों? क्योंकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से असम में लाए गए थे। असम में क्यों? अंग्रेज़ों को सस्ते चाय बागान में मजदूर चाहिए थे। अब इस जनजाति का लोक नृत्य है ये जो झूमर नृत्य है, वो इस जनजाति का, चाय जनजाति का लोक नृत्य है। तो दो तीन चीज़ें आ सकती हैं। एक तो चाय जनजाति कहाँ की है? असम की है। असम में चाय होती ही है, दार्जिलिंग वाले एरिया में। तो यह नृत्य असम में चाय बागानों के द्वारा किया जाता है। पर ये अगर ये मुख्य रूप से अगर ये नृत्य देखा जाए तो ये झारखंड के आसपास के समूह का ये नृत्य होता है। इसका प्रदर्शन कब होता है? फसल की कटाई के मौसम में ये जनजाति समूह इसे करते थे। चाय बागान में जब चाय बागान होते हैं तो उसी में ये नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तुसु पूजा, मतलब इसी नृत्य के अंतर्गत एक पूजा होती है, उसे कहते हैं तुसु पूजा। कर्मा पूजा, एक करम पूजा होती है। तो ये दोनों इसी नृत्य के अंतर्गत होते हैं। अब महिलाएं नृत्य करती हैं। अगर पूछा जाए कौन नृत्य करता है, तो नृत्य महिलाएं करेंगी, पर जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे ढोलक, मादल, ढोल, बांसुरी, ये पुरुष बजाते हैं। तो महिलाएं करेंगी नृत्य, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। परिधान होता है नॉर्मली किसी कलर का हो सकता है, पर नॉर्मल जो ज़्यादातर होता है वो लाल और सफ़ेद कलर के कपड़े होते हैं इनके। तो ये देखा हमने। इनकी थीम क्या होती है? तो एक तो जोशीले लयबद्ध रूप में चाय श्रमिक इन्हें करते हैं। अब इनका अगर कहानियाँ देखें, मतलब ये झूमर नृत्य में होता क्या है या झूमर में, तो इनमें जो कहानियाँ कहते हैं वो बहुत मतलब कैसी होती हैं कि वो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। जैसे गीतों में प्रवास, शोषण, सामाजिक संघर्षों की कहानी सुनाई जाती है। मतलब ऐसी कहानी कि जब इन लोगों को गरीबी के दंश में ये झेल रहे थे तो इन्हें यहाँ से लेके असम में लाया जाता है। तो उस दौरान कई सारी समस्याएं झेलते होंगे, तो वही प्रवास की समस्या, शोषण की समस्या, सामाजिक संघर्ष जो इन्हें सहना पड़ा, उसी की कहानियों को ये लोग सुनाते हैं। तो ये हमने जाना झूमर के बारे में। अगला है भारत का समग्र फ्लैश पीएमआई। अब पीएमआई जो बढ़कर हो गया है 60। तो अगर कंपोजिट फ्लैश पीएमआई है जो 60 हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो हमें पीएमआई शब्द ही समझ लेना। इसका मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स।
क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या करता है, अगर हम इसे आसानी से समझें तो ये अर्थव्यवस्था के तापमान का पैमाना है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उसके टेम्परेचर को ये नापता है। अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर चल रही है, तो अर्थव्यवस्था का एक मानक होता है जो क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई। अब देखें इसे तो हुआ क्या है, अगर तो अभी ये 60 पहुंच गया है, 60.6। तो ये अगर पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि भारत लगातार क्या कर रहा है, अब हमारा जो मार्केट है, मतलब हमारी इकोनॉमी है, वो डेवलप कर रही है, पहुंच गया है। तो ये है। अब 3 तिमाहियों की गिरावट के बाद ये वृद्धि हुई है, चूंकि अभी 3 तिमाहियों से गिरावट हो रही थी, तो अब चूंकि वृद्धि हुई है तो अच्छा ये आंकड़ा है। तो ये क्या है, उद्योग और सेवा क्षेत्र के जो क्षेत्र का विकास हो या उसकी गिरावट हो, इसे बताता है। तो पीएमआई क्या बताता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, कि देश का इंडस्ट्री, उद्योग के साथ साथ सेवा क्षेत्र, इन दोनों के विकास हो रहा है कि गिरावट हो रही है, इसे ही ये बताता है। अगर इसे 60 दे दिया तो 60 का क्या मतलब हुआ, अगर 50 से कम है कभी, तो क्या मानेंगे हम, इकोनॉमी मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, संकुचित हो रही है इकोनॉमी। संकुचित मतलब कमज़ोर है इकोनॉमी। अगर ये 50 से ऊपर है तो इकोनॉमी एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है इकोनॉमी का। और 50 है तो इकोनॉमी कैसी है, स्थिर है। तो 50 है, कैसी है, स्थिर है। तो अगर 60 है तो हमें पता चल गया 50 से ऊपर है तो इकोनॉमी विकास की ओर चल रही है। तो अगर एग्जाम्पल में, मतलब पेपर में एक ऑप्शन देगा 50 से ऊपर है तो क्या अच्छी स्थिति है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, तो ये आर्थिक संकेतक है जो मासिक व्यापार सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसमें एक लाइन हमें क्या मिली, सबसे पहली, मासिक आधार पर ये सर्वेक्षण पर आधारित है, तो ये याद रखना है। कंपनियों का सर्वेक्षण, इसमें अभी तो हमने देखा इंडस्ट्री और सेवा आती हैं। तो कंपनियों से पूछा जाता है कि बीते महीने की तुलना में मुख्य व्यापारिक में क्या बदलाव आया, मतलब पिछले कंपनियों से पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पिछले महीने से इस महीने में क्या बदलाव आया है। बाजार की स्थिति देखी जाएगी कि बाजार की स्थिति विस्तार कर रही है, संकुचित हो रही है, सब इसमें देखा जाता है। इसके प्रकार क्या होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, एक सर्विसेज है, क्योंकि कंपनी सर्विस ही ज़्यादा देती है, तो सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, और ये दोनों चीज़ें होती हैं, उसके बाद मिल के बनाया जाता है समग्र इंडेक्स। इसी वजह से इसका नाम क्या होता है, कंपोजिट पीएमआई, कंपोजिट जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। 50 से ऊपर हमने देख लिया, 50 से नीचे भी समझ लिया है। कौन जारी करता है इसे, तो पीएमआई को कौन जारी करता है, तो इसे भारत और S&P ग्लोबल जो संस्थान है उसके द्वारा पीएमआई के सर्वेक्षण को जारी किया जाता है। तो हमने सबसे पहले देखा 2 इसमें आधार है, एक मैन्युफैक्चरिंग कारखाना, एक सर्विस है। सर्विस में क्या आएगा, बैंकिंग और ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या बताता है, सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, सारी चीज़ें, मतलब उसमें मदद करेगा ये। और कौन जारी करता है, भारत में जो S&P है, मतलब भारत में जो S&P है वो इसको जारी करता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में देखें तो 500 कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित होता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखेंगे तो कितनी कंपनियां, 500 कंपनियों से पूछा जाता है कैसा चल रहा है कैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमने इसे देखा। तो S&P, तो ये S&P के द्वारा जारी किया जाएगा, अगर पूछा जाए तो यही देगा, S&P के द्वारा जारी किया जाता, बिल्कुल ये। अब ये क्या लिखा है, पहले HIS मार्केट के द्वारा, तो पहले एक संस्था होती थी HIS मार्केट, वो इसे जारी करती थी। अभी कौन करता है, भारत में S&P, मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं। तो ये हमने देखा है इसमें। पीएमआई का महत्व क्या होगा, अब सोचो पीएमआई से हमें पता चलेगा ना मार्केट कैसा है, तो आर्थिक संकेतक कैसे चल रहे हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण। अब अगर पीएमआई कम ज़्यादा है तो आरबीआई उसी आधार पर अपनी मौद्रिक नीति कर सकती है ना, कि मतलब हमें ज़्यादा मार्केट में रुपए फ्लो करना है, कम करना है, ये सारी चीज़ें मौद्रिक नीति बनाने में मदद करेगा कि इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है। निवेशक विश्वास, अब सोचो 60.6 आ गया है। अब इससे निवेशकों को क्या पता चलेगा कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो निवेशक क्या है, शेयर, बॉन्ड, इन सब में निवेश करेंगे। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक होगी, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें तैयार अभी देख ली हमने। तैयार किया जाता है कैसे, विभिन्न कंपनियों के आधार पर जांच वगैरह की जाएगी, मतलब सबसे पूछा जाता है। और उसमें प्रश्नावली में 5 चीज़ें ये होती हैं, जैसे नए ऑर्डर, कंपनी से पूछा जाएगा पिछले बार के ऑर्डर से कम आए ज़्यादा आए, उत्पादन, रोजगार, ये सारी चीज़ें देखी जाती। कब आधार पर होता है, मासिक आधार पर। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी पीएमआई के बारे में। ऐसे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। अगला है पीएमआई के, जब हम पढ़ते हैं तो एक और आ जाता है इसी के साथ, आईआईपी। अब आईआईपी क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ऐसे समझ लो इंडस्ट्री का वो थर्मामीटर था, तो ये इंडस्ट्री का बैरोमीटर है। क्या है, बैरोमीटर है। मतलब
ये क्या करेगा, ये एक्सरे रिपोर्ट है एक तरीके से, जो आईआईपी है जो इंडस्ट्री की एक्सरे रिपोर्ट है, बताता है देश में जो इंडस्ट्री है वो कितना मजबूत है, तो इंडस्ट्री की मजबूती को बताता है कौन सा, आईआईपी। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें अगर देखें आईआईपी क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल उद्योग विकास को मापेगा, तो वास्तविक इंडस्ट्री का उत्पादन क्या चल रहा है वो देखेगा, उत्पादन के डेटा को देखेगा। इसे एसएनपी कर रहा था जारी, पर इसे कौन करेगा, एनएसओ, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसे जारी करता है एनएसओ। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा आता है ये वाली चीज़ आईआईपी के बारे में, 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। अब आईआईपी के अंतर्गत ही 8 कोर इंडस्ट्री आती हैं, तो 8 कोर इंडस्ट्री, उनमें खनन, निर्माण, बिजली, ये सारे देखे जाते हैं। वास्तविक औद्योगिक रुझान को ट्रैक किया जाता है और ये भी दोनों मासिक आधार पर आते हैं। तो हमने क्या देखा, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो भी मासिक आधार पर, दोनों मासिक, इसे एसएनपी करता है, इसे एनएसओ करता है। ये सर्वेक्षण आधारित है, मतलब कंपनी से पूछा जाएगा आपके यहाँ क्या है, पर ये उत्पादन के आधार पर बताओ, मात्रा बताओ कितना उत्पादन किया, ये पूछते हैं केवल जाके, तो सर्वेक्षण करते हैं। व्यापार गतिविधि इनपुट खरीद पर होते हैं, ये वास्तविक कितना उत्पादन हुआ है, वास्तविक तो ये देखेंगे हमें, तो ये हमें पता चला। अब इनका जो होता है आईआईपी, इनका एक बेस ईयर का फॉर्मेट और चलता है, तो इनका बेस ईयर अभी क्या है, 2011-12 है बेस ईयर। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेन इंडस्ट्री होती हैं इसमें बेस ईयर में, वो 3 चीज़ें मानी जाती है कि होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आईआईपी में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, 77.6। उसके बाद खनन आता है, इसमें खनन है 14.4। बिजली आता है, बिजली कितना है, 8%। तो अगर पूछे आईआईपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो वो है 77.6 किसका, विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें जो आईआईपी में उद्योग हैं वो कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, कुछ पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, कुछ माध्यमिक वस्तुएं होती हैं, ऐसे इनमें देखा जाता है। तो आईआईपी में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये उत्पादन ही तो देख रहे थे। आईआईपी में गिरावट आ रही है तो इंडस्ट्री में गिरावट आ रही है, मतलब मंदी की स्थिति कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, इसे मंदी की स्थिति कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी, अब अभी एक शब्द आ गया 8 कोर इंडस्ट्री, ये क्या होता है, तो आईआईपी के 8 कोर इंडस्ट्री की नींव मानी जाती है, मतलब आईआईपी इंडस्ट्री को देखता है, इंडस्ट्री में 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं जो नींव मानी जाती है किसी देश के लिए। भारत में कौन कौन सी हैं आईआईपी, मतलब कोर इंडस्ट्री, मतलब अब देखो आईआईपी में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, उसमें से 8 कोर इंडस्ट्री है वो मेन है, मतलब जैसे 100% कुछ योगदान हो रहा है भारत में, उसमें से 40.27%, मतलब 40-41% केवल 8 इंडस्ट्री का योगदान है। तो ये समझ में आया क्या है, 8 कोर इंडस्ट्री इस आईआईपी का 40.27 प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो रिफाइनरी का योगदान है, कौन सा, रिफाइनरी। तो 8 कोर इंडस्ट्री का क्या होता है, जैसे उसमें कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, गैस आता है, गैस के साथ साथ क्या रिफाइनरी आएगा, रिफाइनरी के साथ इस्पात आता है, और इस्पात के साथ उर्वरक आता है, सीमेंट और बिजली, ये 8 है। इनमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो उनमें से सबसे ज़्यादा रिफाइनरी का है, तो ये याद रखना है, रिफाइनरी है उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर पूछा है सबसे कम किसका है, तो सबसे कम होता है उर्वरक का, तो इम्पोर्टेंट है, उर्वरक का ये सबसे कम होता है। तो ये इंडस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आईआईपी का 40% क्या है, कोर इंडस्ट्री है, ये हमने देखा, और सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देख ली हैं। इसके निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं कि पीएमआई है, तो पीएमआई बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। अगला है वियना कन्वेंशन। अब ये अभी काफ़ी पेचीदा मामला सामने आया है। तो एक वियना कन्वेंशन होता है, हुआ क्या है कि भारत में अभी करंट में एक केन्या का मुद्दा आया है, अगस्त की घटना हुआ करती थी। अगस्त में क्या हुआ कि एक केन्या के ही डिप्लोमेट हुआ करते थे, जैसे राजनयिक होते हैं, तो वो डिप्लोमेट है, उनका लड़का पढ़ता था कहाँ पे, दिल्ली के एक स्कूल में। उसने क्या किया, किसी के साथ सेक्सुअली रूप से असॉल्ट किया किसी को, वो 12th क्लास का लड़का था। अब होता क्या है, पुलिस ने कार्रवाई की, तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि वही चीज़ हमें पढ़नी है वियना कन्वेंशन में। अब
विदेश मंत्रालय ने तो केन्या से कहा है कि हमें इस पे कार्रवाई करने की अनुमति दे दें। मतलब भारत ने कहा है केन्या से कि हमें इन राजनयिक और उनके लड़कों पे कार्रवाई करने की मतलब अनुमति दी जाए, और इसी वजह से अब ये मुद्दा गर्मा गया है। तो अब हम देखते हैं वियना कन्वेंशन में ऐसा क्या बात कही गई है कि हम उससे या किसी भी जो राजनयिक है जो भारत में रह रहे हैं, मतलब देखो भारत के डिप्लोमेट मतलब कई सारे अधिकारी जो हम देखते हैं ना कि विदेश में रहते हैं, अब वही विदेशों के भारत में रह रहे होते हैं, जैसे अमेरिका के कुछ एक एम्बेसी होती है वहाँ कुछ रह रहे होंगे, तो उन्हीं में से ये मुद्दा केन्या का था। तो हमें यही समझना है। तो अगर हमें पूछा जाए कि अगर कोई राजनयिक मतलब डिप्लोमेट राजनयिक किसी देश में अपराध करे तो उसे क्या गिरफ्तार किया जा सकता है? उत्तर है नहीं किया जा सकता ऐसे नॉर्मली में। तो क्या होता है, क्यों? क्योंकि ये वियना कन्वेंशन जो आया था 1961 का वियना कन्वेंशन है, इसके तहत जो डिप्लोमेट होते हैं उन डिप्लोमेट को एक रिलेशन एक्ट आया था, इसमें डिप्लोमेट को इम्यूनिटी दी गई। इम्यूनिटी मतलब छूट दी गई है। छूट क्या दी गई कि उन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? अब ऐसा समझो कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो उसे कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सरकारी काम कर रहा है। तो असल में जो एम्बेसी हम पढ़ते हैं वो एम्बेसी कुछ नहीं है। केन्या की जो एम्बेसी है मतलब केन्या का जहाँ ये अभी अड्डा है वो केन्या का अड्डा असल में वो केन्या का ही पार्ट है, वो भारत का पार्ट नहीं है। तो जो एम्बेसी होती हैं उनके अंतर्गत भारत सरकार के नियम भारतीय सेना पुलिस एंटर तक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही सेम चीज़ हमारी जब एम्बेसी केन्या में होगी वहाँ पे भी होगा। तो ये इस वजह से होते हैं ताकि एक विदेशी व्यक्ति भारत में आके स्वतंत्र रूप से काम कर सके, कोई डरा धमका या जेल में ना डाल सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये आ गया है उस लड़के को लेकर, तो यही चीज़ें आई हैं। तो हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि यह सम्मेलन जो है वियना सम्मेलन 1961 का राजनयिकों के साथ मूल सैद्धांतिक को परिभाषित करने की बात कहता है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ये आयोजित हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। भारत ने 1972 में राजनयिक के अधीन मान्यता दी थी, मतलब भारत ने भी इस एक्ट को मान्यता दे दी है 1972 में, इस ऑस्ट्रिया के एक्ट को, वियना वाले को। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है? राजनयिक को मेजबान देश के कुछ कानून और करों से छूट होती है, मतलब उन पर ना टैक्स लगेगा भारत का, हालांकि वो भारत में ही है पर उन्हें टैक्स भी नहीं लगता है, और उन्हें कानूनों से छूट होती है। और कानूनों से छूट केवल नागरिक मामलों में नहीं होती, आपराधिक मामलों में भी होती हैं। जैसा कि इस केस में हमने देखा गिरफ्तारी से सुरक्षा होती है उनकी, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और सम्मान और गरिमा की सुरक्षा होती है, मतलब उन्हें अपने सम्मान स्वतंत्रता गरिमा की सुरक्षित रखने का। और साथ ही साथ जैसे जो डिप्लोमेट होगा एक व्यक्ति, मान लो केवल उसे ही नहीं स्वतंत्रता दी जाती है, उसके साथ रहने वाले कोई भी उसका गैर नागरिक इसके मतलब परिवार के व्यक्ति भी रह रहे हैं इनके, तो उन्हें भी वो स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रहा है वियना वाले में। तो अभी क्या हुआ है, दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास जैसे राजनयिक परिसरों को बिना अनुमति के मेजबान देश की सरकार ना तो प्रवेश कर सकती है ना ही तलाशी ले सकती है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग अगर केन्या की है और है कहाँ, दिल्ली में। अब नॉर्मल तो हम ये सोचेंगे हमारी पुलिस आराम से जा सकती है, बिल्कुल नहीं जा सकती है। ऐसा माना जाएगा ये कि अगर भारत इसमें चला गया तो ये एक तरीके से ऐसा समझो कि केन्या पे अटैक टाइप का हो गया है, तो ऐसा कतई नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी जैसे कनाडा के साथ हमारा विवाद हुआ था तब भी ये इशू आया था, तो ये देखा। तो एक तरीके से क्या, हालांकि मेजबान देश आवश्यकता के अनुसार, मेजबान का मतलब अभी भारत का मुद्दा है तो भारत देश, मेजबान देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी राजनयिकों के आकार को सीमित कर सकता है। जैसे क्या हुआ था, कनाडा के 20 से ज़्यादा लोग अभी रह रहे थे इंडिया में, पर जब वो मुद्दा गहराया था ना भी हमारे कनाडा का और जस्टिन ट्रूडो वाला, तो हमारे राजनयिक वहाँ से चले आए थे कनाडा से। तो भारत ने कहा कि भाई हम 20 से ज़्यादा अगर इंडिया में कनाडा के रहेंगे तो हम उन्हें इम्यूनिटी छूट नहीं देंगे, हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब उनमें छूट नहीं मिलेगी। तो फिर कनाडा के चले गए थे। तो इस वजह से ये मतलब आकार को सीमित कर सकता है देश की, मतलब ये कह देगा भाई 50 नहीं रहेंगे 10 ही रहेंगे, तो ये सारी चीज़, पर गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जा सकता है। तो ये है इम्यूनिटी वाला। परसोना नॉन ग्रांटा इसी के अंतर्गत एक शब्द आता है, पूछ ले परसोना नॉन ग्रांटा क्या है? तो मेजबान देश किसी बिना कोई कारण बताए राजनयिक को अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर सकता है और उसे देश छोड़ने के लिए कह सकता है। जैसे कि कनाडा के संबंध में भी बताया गया कि अगर मेजबान देश है को वो क्या कहे कि ये कह दे कि हम इन्हें अब नहीं रख पाएंगे, इन्हें छोड़ना पड़ेगा देश, तो वो छोड़ा, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये देखा। अब अगला है भारत प्रोग्राम टेक ट्रायम्फ क्रिएशन इन इंडिया।
टाइम क्रिएशन इन इंडिया का क्या है कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत गेमिंग जो हो रही है भारत में, गेमिंग बढ़ रही है, तो उन्हीं के अंतर्गत एक प्रोग्राम है ये। तो भारत प्रोग्राम टेक ये पूछ ले क्या है, तो इसका सीजन 1 जो आया गेम के लिए, तो गेम में नवाचार सारी चीज़ें ये करना है, इनको बढ़ावा देना। तो गेम डेवलपर और कंपनी और इनके लिए है ये नवाचार वाला। उसके बाद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गेमिंग प्रतिभा को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार में क्या है, जैसे एआई हुआ, एआर हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो और ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, इन सब चीज़ों को मतलब नई नई तकनीकें उन्हें बढ़ावा देना है। तो ये देखा हमने। पात्रता क्या होती है इसमें कि जो गेम डेवलपर वगैरह हैं वो सब इससे जुड़ सकते हैं, तो ये वाला देखा हमने। उसके बाद अगला है कि GDC 2025 में इस बार इसकी जो हुई है एंट्री भी हुई है, मतलब वहाँ पे एक बेब्स सरकार ने कार्यक्रम चलाया है ना, इसके पे हमने चर्चा भी करी थी। बेब्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जैसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, भारत की जो कल्चर हैं उन्हें विदेश में बढ़ावा देना है, तो गेम इंडस्ट्री में भी तो हो सकता ही है कि हम विदेशों में जाके आयोजन करवाएं गेमों का, तो उसी के लिए सरकार ने बेब्स कार्यक्रम अभी चलाया था। तो ये देखा। अगला है पीर पंजाल रेंज को लेकर, तो पीर पंजाल और भारत पाकिस्तान ब्रिगेड कमांडर्स की अभी बैठक हुई है पीर पंजाल वाले में। तो देखें तो पीर पंजाल भारत हिमालय की एक महान दीवार माना जाता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद ये वाली रेंज कौन सी होती है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल एक यहाँ पे क्या होता है, ये दीवार की तरह काम करती है, और ये सुरंगों के लिए जाना जाता है। पीर पंजाल वाला एरिया सुरंग वगैरह है यहाँ पे। तो इसकी स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये है पीर पंजाल, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये फैली हुई है। मेन बात ये है, सबसे ऊंची चोटी है वो शायद इससे कम हम पढ़ते हैं, इंद्रहास एक चोटी है जो 4342 मीटर की है। तो अगर केवल इसी की चर्चा करें, किसकी, पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है इंद्रहास। कौन सा, इंद्रहास, ऐसा लग रहा है ना वैदिक नाम टाइप का लग रहा है इंद्र, तो इंद्रहास, तो ऐसे याद कर लेना इसे। कश्मीर और बाहरी हिमालय को अलग करती है, मतलब कश्मीर घाटी, इधर कश्मीर घाटी और ऊपर हिमालय वाला, तो इसे करती है अलग अलग। तो ये देखा हमने, ये हिमालय की सबसे लंबी श्रेणियों में से एक है जो पाकिस्तान से भारत तक फैली हुई है, पीर पंजाल रेंज होती है। यहाँ बर्फ़बारी होती है, ग्लेशियर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने देखा पीर पंजाल रेंज के बारे में। अब यहाँ पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी एक यहाँ पर है जो 11.2 किलोमीटर की है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। इसका नाम क्या है, बनिहाल टनल। तो याद रख लेना, बनिहाल टनल है वो कहाँ है, पीर पंजाल में ही है बनिहाल टनल, जो 11.2 किलोमीटर की है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो ये हमने देखा 1956 में ही यहाँ पहली बड़ी सुरंग बनाई गई थी, 1956 में यहाँ पे पहली। तो हमने क्या देखा, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे इंद्रहास है, यहाँ पे कौन सी सुरंग है, तो बनिहाल दर्रा वाला एक एरिया है, और यहाँ चाइना चूँकि पाकिस्तान के साथ है तो हमारी सीमा रेखा क्या कहलाती है, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि ये सीमा हमारी यहाँ पे निर्धारित है कि ऐसे ऐसे बॉर्डर पूरा बना हुआ है, तो ये निर्धारित है, तो इसे कहते हैं LOC वाला। तो ये हमने रेंज देख ली है। तो बैठक का उद्देश्य क्या होगा कि मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे रहे, युद्ध विराम रहे, ये सारी तनाव को कम करना है। तो ये पीर पंजाल वाला एरिया देख लिया, ये लेसर हिमालय में है, नीचे हिमालय में, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारत में फैला है, बाकी पाकिस्तान में भी इसका है ही है। इंद्रहास इसकी चोटी ऊंची है, दूसरी चोटी है देवटिबा करके। तो पहली इंद्रहास है, दूसरी इंद्रासन या इंद्रहास, दोनों ही से नाम यूज़ होते हैं इसके लिए, इंद्रासन और इंद्रहास, और देवटिबा करके एक है दूसरी चोटी, यहाँ पे दूसरे नंबर की है। तो ये हमने देखा। तो इंद्र से याद रख लेना है काफ़ी, इंद्रहास आए चाहे सन आए उससे मतलब नहीं है, हमें इंद्र याद रहेगा, क्योंकि इंद्रा नाम से कोई ज़्यादा चोटी भारत में तो दिखती नहीं है, तो उससे याद आ जाएगा पीर पंजाल वाले एरिया में। यहाँ नदियाँ कौन सी हैं, तो दो नदियाँ इस श्रेणी के आसपास बह रही हैं, वो हैं ब्यास और रावी नदियाँ। कुछ चिनाब नदी से ये अलग करती है, तो ब्यास है और रावी नदी को चिनाब नदी से ये अलग कर रही है, कौन सी, पीर पंजाल रेंज। तो हम देखते हैं झेलम आती है, फिर चिनाब, रावी, तो ये सारी नदियाँ आती हैं। तो चिनाब ऊपर की तरफ है, रावी नीचे की तरफ है, तो ये वाली एरिया है यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। ये यहाँ पे एक गलियाट पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, गलियाट पर्वत श्रृंखला, जो पीर पंजाल रेंज का ही पार्ट है। तो ये हमने देखा इसके बारे में।
पीर पंजाल दर्रा है, यहाँ पे जवाहर सुरंग भी है यहाँ पे जो बनिहाल में है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हमने देखा। पर्यटन के लिए ये गुलमर्ग वाला एरिया है जो हिल स्टेशन है, जो अपनी पर्यटन सुंदरता के लिए जाना जाता है, तो गुलमर्ग वाला एरिया भी देखा। अगला है जो न्यूज़, वो है भारत ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाल ली है। BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है। संगठन 2003 में बना था और इसका मुख्य उद्देश्य, बस इतना याद रखना, ये अगर ये देखोगे तो ये सारी वही एरिया तो लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी वाला एरिया। तो बिम्स्टेक भी तो ऐसा ही संबंधित है जो हम पढ़ते हैं बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक भी यही वाला है। अब बिम्स्टेक के ही ज़्यादातर कंट्री इसमें भी हैं। बस ये इसका संगठन का उद्देश्य क्या है, मछली मत्स्य संगठन और मछुआरों की आजीविका, मतलब मछली पालन से ज़्यादा ये संबंधित है या मछलियों की वजह से, तो ये वाला है। तो ये पहले से ही कार्य कर रहा था। तो ये वाली चीज़ 2003 में ऐसे मेन बात है कि इसकी स्थापना कर दी गई थी, पूरी IGO की स्थापना। तो ये देखा हमने। सदस्य देश देखें कौन कौन से हैं, तो पूर्ण सदस्य जो है मतलब पूरी तरीके से भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका। कौन कौन सा, भारत मतलब भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव वाला एरिया, ये चारों इसके हैं। बिम्स्टेक वाले में सेम क्या आ जाता है बस कि नेपाल, भूटान, ये वाले भी आ जाते हैं। सहयोगी कंट्री कौन सी हैं इसमें, सहयोगी गैर सदस्य, सदस्य नहीं पर सहयोग करते, तो इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड है, मतलब भारत और इसके इधर वाली कंट्रियाँ हैं वो इसमें सहयोगी। 4 इधर हैं, जो 4 शब्द हैं इसमें BOBP में, और 4 ही कंट्रियाँ हैं जो पूर्ण सदस्य हैं। अब इसमें कुछ एजेंसियाँ जो इसके साथ सहयोग करती हैं, तो FAO है और यही वाला है IUCN है। उसके बाद है CFDEC भी है जो मत्स्य विकास के लिए जाना जाता है। तो ये देखा। उसके बाद है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है जो इसे वित्त पोषण करता है। नॉर्वेजियन विकास सहयोग एजेंसी, वो भी वित्त पोषण इसे करता है। तो इसका उद्देश्य भी देख लिया, समुद्री संसाधन को दोहन की समस्या ना हो, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। अब जो भारत का कार्यकाल है कब से कब तक अवधि के लिए, 5 साल के लिए, 23 से 28 के लिए। अब मत्स्य क्षेत्र देखें तो कुछ समय से चर्चा में काफ़ी रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है। तो इसी साल बना था, मतलब पिछले वर्ष भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना था। देश में 2.8 करोड़ लोग मछली क्षेत्र से जुड़े, मतलब मछली का मतलब है जो समुद्री क्षेत्र में मछली उत्पादन या इससे इंडस्ट्री से जुड़े हैं, 2.3 करोड़ लोग। समुद्री मत्स्य उत्पादन रैंक, तो समुद्री मत्स्य उत्पादन में, उत्पादन की बात कर रहे हैं, ये है उत्पादक, उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। कुल उत्पादन का 1/3 भाग समुद्री मछली से ही हम उत्पादन करते हैं। तो भारत में 1/3 मछली जो है वो समुद्री मछली का ही उत्पादन होता है। तो ये देखा। मत्स्य क्षेत्र की विशेषता, क्योंकि भारत में 13 तटीय राज्य या केंद्र शासित हैं जो समुद्र से सीमा लगाते हैं। अगर भारत में 13 राज्य और केंद्र शासित समुद्र से सीमा लगाएंगे तो हमारा एरिया तो काफ़ी बड़ा है, तो तट रेखा हमारी काफ़ी है 11,000 के आसपास, जो मतलब जहाँ से आराम से मछली मार सकते हैं। और इसी वाले एरिया में क्या है, स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन बना दिए जाते हैं, तो इस वजह से क्या है मछली के लिए यहाँ पे तो मल्टी स्पीसीज, मल्टी गियर प्रणाली है। यहाँ पे 1000 प्रकार की मछलियों का शिकार किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो महिलाओं को अभी योगदान काफ़ी है मछली वाले क्षेत्र में। तो ये देखा हमने, 5 मिलियन सक्रिय भारत के मछुआरे हैं और ये सारा काम चल ही रहा है। तो ये देखा पर्यावरण। अब मत्स्य नौकाओं की श्रेणियाँ, तो पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक समानता, आर्थिक विकास है, और ये सबको बढ़ावा दिया जाता है भारत में अगर मत्स्य की क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। अगला है भारतीय चिकित्सा प्रणाली NCISM और देश की प्रकृति। तो अगर देखें भारतीय की आयुर्वेद, जैसे हम जानते हैं आयुर्वेद, योग, यूनानी चिकित्सित, होम्योपैथी से जुड़े हैं, तो वो मतलब जो भी संस्थान इनसे जुड़े हैं तो अब वो क्या होते हैं, NCISM भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जुड़े हैं। मतलब कोई भी संस्था जो योग, आयुर्वेद इन सब से काम कर रहा है वो इससे जुड़ा होता है। ये है क्या संस्था, NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये संगठन है, चिकित्सा प्रणाली का आयोग है। कब बना था, तो 2020 के तहत, अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है कि जो अभी हमने देखा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, उसके बाद इन सारी तकनीकों का नियंत्रण करना और उन्हें सुधारना, नियंत्रण और सुधारना, इसका उद्देश्य कब बना, 2020 में बना। तो ये सारी चीज़ें देखी, मतलब वही एजुकेशन बढ़ावा दे दिया जाए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है।
तो उद्देश्य क्या है, शिक्षा में सुधार, इन रिसर्च को बढ़ावा देना और नियमन करना है। जैसे दवा वगैरह में अपने काफ़ी बार होता है कि वो गलत वगैरह और ये सब प्रणाली यूज़ करी जाती, तो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोगा, रिगपा, ये सारी तकनीकें हैं, इन सबको बढ़ावा देना है, मतलब जो किससे संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है, तो उन्हें ये बढ़ावा देना, ये हमने समझ में आया। संरचना क्या है इसमें, तो संरचना एक अध्यक्ष होता है, 15 एक्स ऑफिशियो होते हैं, मतलब पदेन सदस्य होते हैं, 15-23 अंशकालिक होते हैं। अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों का नाम केंद्र सरकार को सिफारिश करती है, मतलब जो एक खोज समिति होती है, सर्च कमेटी, वो क्या करेगी, वो अध्यक्ष और जो अंशकालिक सदस्य होते हैं इनका नाम केंद्र सरकार को देगा, फिर डिसाइड कराया जाता है। तो बड़ी बात हो जाती है ना कि केंद्र सरकार जो होती है वो डिसाइड कर रही है इन सभी को। तो मेन चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसी होते, पार्ट टाइम होते हैं, तो ये वाली चीज़ देखी हमने। मुख्य कार्य चिकित्सा बढ़ावा, शोध और मानकों का निर्धारित करना। अगला है यूएस एड को लेकर, तो पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में ये चर्चा में चल रहा है। तो हुआ क्या है, ट्रंप आए हैं तब से हो ही रहा है कुछ ना कुछ, ट्रंप ने अब कह दिया यूएस एड भी बंद। अब यूएस एड असल में है ये दुनिया के कई गरीब देशों के लिए रोजान, मतलब गरीबी से जूझने के लिए, पर्यावरण की समस्या से जूझने के लिए, भुखमरी से जूझने के लिए बहुत मदद करती थी यूएस एड। केन्या वगैरह, सोमालिया ऐसे गरीब कंट्री हैं, उनमें काफ़ी मदद दी जाती। अब ट्रंप ने कह दिया कि यूएस एड का उपयोग गलत तरीके से अभी तक किया जा रहा था, तो हम तो देंगे नहीं। और साथ ही अब अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएस एड के कारण ये कहा गया कि भारत के चुनाव में भी हस्तक्षेप किया गया था, मतलब यूएस एड फंड है एक, अब रुपए का खर्चा का यूज़ भारत के चुनाव में भी किया गया था, इस वजह से अभी विवाद चल रहा है यहाँ पे। तो इसके संबंध में कमेटी बनी है, हालांकि कल ही मंडे को सरकार ने तो कह दिया है कि इसका कोई योगदान नहीं है भारत के चुनाव में। तो ये देखा हमने। परिचय देखते हैं जो याद करना है हमें कि 1961 में ये संस्था बनी थी, वैश्विक मानवीय और विकास सहायता का प्रदान करती है, मतलब मानवीय सहायता, विकास सहायता, तो अच्छी संस्था हुआ करती थी, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा, शांति, अमेरिका के सुरक्षा हितों को बढ़ावा देना, और शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, इन सब के लिए फंडिंग देते थे। जैसे कि जो इसका यूएस एड की वित्तीय स्थिरता और प्रभाव देखें तो अमेरिका के बजट का 0.4% जो है वो यूएस एड में जाता था, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में कह सकते हैं। 0.4 लगेगा कम, पर अगर केवल एक ट्रस्ट में जा रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, तो इस वजह से अभी इसे बंद कर दिया गया है, मतलब इसके द्वारा। अब जैसे यूक्रेन हुआ, इथोपिया, जॉर्डन, सोमालिया, अफगानिस्तान, इनमें भी ये मदद भेजी जाती है इसके जरिए। अब प्रमुख इसके कार्यक्रम कौन से अभी चला रहे थे ये, तो एक पेफर करके है, मतलब PEPFAR, पेफर क्या है, एड्स राहत के लिए ये था, मतलब एड्स राहत के लिए अमेरिका राष्ट्रपति की ये आपातकालीन योजना है जो इसी से चल रही थी। ऐसे ये फीड द फ्यूचर, वैश्विक भुखमरी लड़ने के लिए, जैसे अफ्रीका के देश हैं वो ज़्यादा गरीब है, तो हम भुखमरी से लड़ने के लिए भी ये संस्था काम कर रहेगी। अफ्रीका में पावर, बिजली पहुँचाना, पानी पहुँचाना, इन सब के लिए संस्था काम कर रही थी। तो यूएस एड की भूमिका, अब ये शुरू जब हुआ था, वैसे तो अभी देखा हमने 1961 में हुआ था, पर 51 में इसका नाम अलग हुआ करता था, इंडिया इमरजेंसी फूड एंड एक्ट के तहत शुरू हुआ था, मतलब भारत में यूएस का एड की भूमिका हुई थी। तो भारत में शुरुआत में ये सहायता देते थे, पर यूएस एड के जरिए नहीं, ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद है निष्कर्ष में क्या कहेंगे, अगर ये सच में है, आरोप सही पाए जाते तो चुनावी स्वतंत्रता, संप्रभुता पे तो खतरा है ही है, तो ये वाली चीज़ है। अगला है भारत का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग चिड़ियाघर में शुरू हुआ है। अब बायो बैंक का मतलब क्या हुआ है, तो होता क्या है कि किसी देश में कोई मतलब एक, या कोई ऐसा समझे, बायो बैंक का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई जानवर है, अब उन जानवरों के टिश्यू, ब्लड, डीएनए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, टिश्यू, ब्लड, डीएनए, उनको सुरक्षित रख लिया जाए एक बैंक में। सुरक्षित क्यों रखा जाए, हो सकता है आगे चल के वो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए वो प्रजातियाँ, जैसे सफ़ेद गेंडा। अब सफ़ेद गेंडा विलुप्त है, ख़त्म हो जाए बिल्कुल लास्ट में, तो उन्हें वापस लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया, अगर डीएनए है हमारे उनके पास और अगर हम उसे सही से कर पाएँ तो उसे बनाया जा सकता है। ऐसे ही काम करने वाला ये अवधारणा है, इन पे काम करेगा बायो बैंक। तो भारत का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग में शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 2 शब्द हमें मिलेंगे। भारत का पहला बायो बैंक मतलब फ्रोजन जू पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। अब इसे थोड़ा समझते हैं। बायो बैंक एक ऐसा भंडार होता है जहाँ जीव होते, चाहे जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे पौधे हो, कुछ भी हो सकता है अगर पूछा जाए, उनके टिश्यू हो, डीएनए हो, रक्त हो, कोशिकाएं हो, उनको चिकित्सा अनुसंधान रिसर्च होगा और क्लोनिंग
क्लोनिंग में भी तो ज़रूरी हो सकता है क्लोन बनाना हो, या विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए, इन सब में यूज़ महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब फ्रोजन जू जो ये शब्द आए, फ्रोजन जू एक विशेष प्रकार का बायो बैंक होता है, बायो बैंक में भी विशेष प्रकार का फ्रोजन जू, जिसमें जानवरों के जो सेल होते हैं, जानवरों के शुक्राणु होंगे और भ्रूण होगा, उसे -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। किस में किया जाता है संरक्षित? ये भी पेपर में आ चुका है, तरल नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है, ताकि वो हमेशा के लिए उन जीवों के अवशेषों को रखा जा सके, मतलब जो डीएनए वगैरह है। अब डीएनए और जीन बैंकिंग अगर ये रहेंगे तो उनकी कोशिकाएं सुरक्षित रखती हैं। अब भविष्य में अगर सोचो क्लोन बनाना हो, भविष्य में कृत्रिम प्रजनन कराना हो और कोई जीव अभी नहीं भी है तब भी हम करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसी स्टेम सेल जो होती है, स्टेम सेल से हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल से लुप्तप्राय जीवकों के ऊतक, लुप्तप्राय जो जीव होते हैं उनके ऊतक, उनके अंगों का विकास किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो भारत में पहला चूंकि बनना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, मृत जीवों से प्राप्त आनुवंशिक, मृत हों या फिर लुप्त प्राय होने वाले हों, जीवित हों, कुछ सारे चलते हैं इसमें, सबका ये रखा जाता है डाटा वगैरह। इसमें -196 पे देख लिया। और जैसे ही माइनस में बात करते हैं, हम एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक जैसे जो भेजता है ना नासा इसरो, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उनमें भी तो क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, क्योंकि वो माइनस पे रखते हैं ईंधन को। अब बायो बैंक का महत्व तो क्या हो जाएगा, अब विदेशों में कई बार मतलब कई जीवों को संरक्षित किया गया है, तो भारत में भी संरक्षण में अब लुप्त प्राय जो प्रजाति हैं उन्हें हम संरक्षित करके रख सकते हैं। तो दार्जिलिंग में ये स्थित है। अब हिमालयी जीवों के प्रजनन हो सकेगा, उनका संरक्षण हो सकेगा। इनमें स्नो लेपर्ड है, हिमालयन भेड़िया है, लाल पांडा है। अब ये ऐसे संख्या है, इनकी संख्या काफ़ी कम है, हो सकता है ये समाप्त हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जू में रख के बढ़ावा देंगे। अगला है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR की भूमिका, AOR। अब एक बात सोचो, क्या सुप्रीम कोर्ट में आज हमें केस दायर करना हो, कोई भी व्यक्ति हम करके ले जाएं अपने एरिया से और उस वकील से कहें सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दो हमारा, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर अगर होगा तो वही करते हैं AOR। AOR मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत होती। यह वकील होता है जो सुप्रीम कोर्ट में किसी याचिका या केस को फाइल करने का विशेष अधिकार रखता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट जज उठा यहाँ से ले जाएं किसी वकील को और वहाँ केस दर्ज हो जाए, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दर्ज करना है तो AOR चाहिए होते हैं। AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील होते हैं। बिना AOR के अगर पूछा जाए क्या सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, पूछा जाए। अब AOR बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कम से कम 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, 1 साल तक AOR के अधीन काम किया हो, सुप्रीम कोर्ट में AOR की परीक्षा पास करी हो, सुप्रीम कोर्ट में एक ऑफिस जो होता है चैम्बर रखना जरूरी होता है AOR को। तो AOR के लिए क्या क्या जरूरी हमने देखा, AOR वह व्यक्ति होता है सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करता है, 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी हो, AOR के अधीन 1 साल काम किया हो, मतलब पिछले AOR के अधीन काम किया हो, फिर अपना खोल सकते हो। परीक्षा होती है सुप्रीम कोर्ट में AOR की, वो भी पास करी हो, और उसका एक चैम्बर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं AOR बनने के लिए। तो AOR एक कानूनी, विशेष कानूनी पद है क्या ये संविधान में, तो संविधान में तो सीधा लिखा नहीं है इसके बारे में। तो AOR एक विशेष कानूनी पद है जो केवल सुप्रीम कोर्ट के में मामले दायर करने के लिए है ये। और आर्टिकल 145 का एक सुप्रीम कोर्ट में अपनी विशेष प्रक्रिया रखने का अधिकार देता है, जिसके तहत ही ये प्रणाली लागू की गई है। मतलब ऐसा नहीं है AOR सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट 145 के तहत, आर्टिकल के तहत अपनी विशेष प्रक्रिया बनाए रख सकती है। और उन्होंने अपना बना दिया कि हमारे यहाँ कोई केस आएगा तो AOR के द्वारा ही आएगा। तो एक तरीके का मतलब एक वकील है जो सरकारी वकील कहलाते हैं। तो ये AOR बिना कोई अन्य वकील सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता, मतलब AOR के बिना अन्य वकील सुप्रीम कोर्ट में आ ही नहीं सकते। तो AOR चाहिए ही चाहिए होता है। केवल AOR को ही सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दायर करना, मुकदमे को संचालित करना, ये सारी चीज़ें, सभी नोटिस, संदेश पत्राचार सीधे जो प्राप्त होते वो भी AOR के लिए होते हैं। हमने बाकी ये सारी चीज़ें देख ही ली हैं कि क्या क्या AOR बनने के लिए चाहिए होता है। जिम्मेदारियां क्या होती हैं, याचिका तैयार करना, दाखिल करना, हलफनामा लगाना, ये सारी चीज़ें जो मतलब नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वकील के रूप में, वो सब इनका काम होता ही है AOR का। तो निष्कर्ष में यही चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। अगला है आर्टिकल 101 का चौथा।
अब ये आर्टिकल क्यों चल रहा है, हुआ क्या, पंजाब हाई कोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तो एक ही है, उस हाई कोर्ट में अमृतपाल सिंह एक सांसद थे, वो अभी जेल में पहुंच गए हैं, स्वतंत्र सांसद है, जेल में पहुंच गए। अब हुआ क्या है कि उनने कहा है कि 6 महीने वाला जो केस चलता है ना, कि कोई व्यक्ति अगर 6 महीने ना जाए संसद में और उसे क्या कर दिया जाएगा, सीट से हटा दिया है, तो उन्होंने कहा हम तो जा नहीं सकते क्योंकि जेल में, तो उस वजह से उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में रिट दायर की है। इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है, तो इस वजह से उनकी लोकसभा सीट उपस्थित होने हो सकती है। तो इस वजह से तो क्या होता है, हमें प्रावधान देखनी है यहाँ पे। तो 101 का 4 ये कहता है कि कोई मतलब कोई सांसद संसद में अगर ना आए 60 दिन तक बिना अनुमति के, अनुमति लेके नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, अनुमति नहीं ली है तब ना आए तो उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगी उस सीट को। सांसदों की गैर हाजिरी और अयोग्यता देखें तो 101 का चौथा 60 लगातार दिनों के लिए बात कहता है, यह गिनती संसद के वास्तविक सत्रों के आधार पर होगी, ना कि दिनों के, क्योंकि अगर सत्र ही नहीं चल रहा है, 2-3 महीने का छुट्टी हो गई, तो वो दिन नहीं गिने जाएंगे, जब संसद चल रही है तब गिना जाएगा। ये बात मेन होती है इसमें। दूसरा है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, सांसदों की उपस्थिति को नियंत्रित करता है। कोई रियल नियम तो होंगे ना, तो वही नियम है रूल ऑफ प्रोसीजर नियम, वही इनको नियंत्रित करते हैं कि क्या क्या मतलब पद, मतलब आना है नहीं आना, ये सारी चीज़ें, मतलब नहीं आते हैं तो ये देखा। सीट रिक्त होने की घोषणा की प्रक्रिया कैसे होगा, तो संसद सचिवालय उस सांसद की उपस्थिति की समीक्षा करता है। क्यों समीक्षा करेगा, अभी देखा हमने, नियम है इसके लिए, रूल ऑफ प्रोसीजर। अगर पालन नहीं करोगे तो ये संसद का सचिवालय, जो सचिव IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो एक समीक्षा करेंगे। यदि अनुपस्थित नियमों की विरुद्धि पाई जाती है तो सदन में मामला प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब अगर उन्होंने नियम का उल्लंघन किया तो प्रस्तुत किया जाएगा। संसद में संबंधित, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को अंतिम निर्णय, सदन को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। परिणाम क्या होगा, यदि सदन अनुमति देता है तो संसद की सदस्यता बनी रहेगी, यदि अनुमति नहीं देता है तो सीट रिक्त हो जाएगी। कौन करेगा, ये सांसद, मतलब संसद, पूरा सदन तय करता है इसमें, तो ये है इसके बारे में। यदि सांसद पूर्व अनुमति से देता है तो अयोग्य नहीं माना जाएगा, मतलब अगर वो बीमार है, कुछ ऐसा फंसा हुआ है और अनुमति लेके नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। विशेष परिस्थितियां क्या होती है, जैसे बीमारी हो, न्यायिक हिरासत में न होने के कारण ना पा रहा हो, न्यायिक हिरासत में होने के कारण, या कोई अपरिहार्य कारण आ जाता है तो बात है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके बारे में। अगला है फेमाइन अर्ली वार्निंग। फेमाइन का मतलब क्या होता है, अकाल। तो फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क, फ्यूज नेट क्या है, ये फ्यूज नहीं है, ये फ्यू नेट है, फ्यू। तो इस नेट को क्या मतलब है कि ये संस्था क्या करता है, फ्यू नेट, कि ये अकाल की भविष्यवाणी करता है। अकाल की भविष्यवाणी का वैश्विक एक तरीके से प्रणाली है। अगर कोई देश भुखमरी की ओर बढ़ रहा है, तो भुखमरी की ओर बढ़ रहा है और हमें कैसे पता चलेगा कि हो रहा है, तो यही संस्था ये बता देता है। तो फेमाइन अर्ली वार्निंग सिस्टम एक प्रणाली है जो भूख, खाद्य संकट, अकाल की स्थिति को बताता है। क्योंकि ये इनका डाटा वगैरह तैयार करते हैं, उसके द्वारा ये बता देते हैं। अब होता क्या, अभी क्यों चर्चा में हम पढ़ रहे हैं एकदम से, कि अभी तो हमने देखा था एक आर्टिकल आया था US एड को लेकर। अब US एड के तहत ही 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, जो दुनिया में भुखमरी के लोगों को मदद करता है। अब US एड बंद हो जाएगा तो इस पर चर्चा आई जाएगी, तो इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। तो UN यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है नहीं, अभी तो देखा US एड के तहत ही ये 85 में बना था, 84-85 के दौरान। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगला है एक चींटी के बारे में, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अगला ये वाला एक चींटी का, तो ये चींटी जो दिख रही है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती, नाम है इसका मायरमिया और पायरीफॉर्मिस, मायरमिया पायरीफॉर्मिस करके नाम है इसका। दूसरा है मायरमीसिया मिडास तो करके है, तो ये वैज्ञानिक नाम है, तो ये कठिन ही होंगे थोड़े। तो ऑस्ट्रेलिया में ये चींटियाँ 2 हैं। अब इन चींटियों के संबंध में अभी एक नई रिसर्च आई है, बताया गया है कि ये चींटियाँ दिन में दिशा पहचानने के लिए पोलराइज मूनलाइट का उपयोग करती हैं। अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई है, तो बिल्कुल बड़ी बात है, जो चींटी होती हैं वो चींटी दिन में अपना शिकार करती हैं, दिन में ही ज़्यादा यात्रा करती हैं, रात में नहीं चींटियाँ ज़्यादा करती हैं, क्योंकि रात में दिशा पहचानना कठिन होता है। दिन में सूरज की रोशनी वगैरह होती है तो ये आराम से पहचान लेती हैं। तो ये चींटियों की पर विशेषता क्या है, ये रात में
में भी जो ध्रुवीकृत पोलराइज्ड मूनलाइट आता है, पोलराइज्ड मतलब पोलराइज्ड मूनलाइट आता है, उसे ध्रुवी जो प्रकाश आता है उसे ये यूज़ करके अपनी दिशा को पहचान सकती है। अब ये क्या हुआ, पहले हम इस चींटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये चींटी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मतलब सबसे आक्रामक में, मतलब अगर पूछा दुनिया में सबसे आक्रामक प्रजातियों में से ये है, बिल्कुल है, तो ये सबसे आक्रामक चींटियों में से है। साथ ही साथ सबसे विषैली चींटियों में से भी है। इसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो मायरमीसिया करके नाम याद रखना, ये है। ये शिकार करती हैं रात में भी, पर ज़्यादातर चींटियाँ अगर पूछा जाए क्या कब शिकार करती हैं तो दिन में शिकार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिशा यूज़ करती हैं दिन में सूरज की रोशनी, लेकिन ये यूज़ करती हैं पोलराइज्ड मूनलाइट का उपयोग दिशा तैयारी करने के लिए। अब होता क्या है, जैसे मान लो प्रकाश आता है, तो प्रकाश अगर ये पृथ्वी है तो सूरज से प्रकाश आया ऊपर से। अब ये मूनलाइट मान लो ये वाला अगर सूर्य है, तो अभी दिन में क्या हुआ, सूरज से प्रकाश आया तो नॉर्मल दिशा पता चल गई, क्यों? सूरज का प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और चींटियाँ आराम से अपनी दिशा या कोई भी जीव प्रयास कर लेता है। अब ये सोचो ये मून है, तो मून है। अब मून का जब प्रकाश आता है तो मून का प्रकाश खुद का तो है नहीं, ये सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश तो कम होगा ना, लाइट तो कम होगी, तो ये पोलराइज हो जाता है, मतलब एक दिशा में चलेगा और एक दिशा में चलता है। चींटियाँ इन्हें पता रहता है कि वो किस दिशा में चल रहा है। अब हम नॉर्मल तो हमें तो लगता है सब तरफ ही है, पर पोलराइज वाले जो मून लाइट होती है ना, रात का प्रकाश होता है, चूँकि चंद्रमा का नहीं होता है, तो एक विशेष दिशा में काम करता है। जैसे कि हम ग्लास यूज़ करते हैं, ग्लास शीशा, अब उसमें कई सारे प्रकाश तरंगें आती हैं और वो लास्ट में वो एक जगह केंद्रित हो जाता है कि नहीं लाइट, वैसे ये वाला है। वायुमंडल में प्रकाश काफ़ी ज़्यादा आया मून का, वो एक दिशा में केंद्रित दिखता है और वो चींटियाँ ये पहचान लेती हैं। तो यही है ध्रुवीकृत चंद्र प्रकाश। अगर पूछ ले ये टर्म कि कहाँ की चींटियाँ और ये क्या होता है ध्रुवीकृत मतलब मून लाइट वाला है, तो इंग्लिश में याद ऐसे याद करना है पोलराइज्ड मून लाइट। तो ये देखना है पोलराइज्ड मून लाइट कैसे काम करता है। तो हमने देखा सामान्य प्रकाश में क्या होता है, जब प्रकाश तरंगें आती हैं तो विभिन्न दिशाओं में कंपन करती हैं, सब तरफ बिखर जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है टकराकर एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, तभी इसमें नाम दे दिया पोलराइज्ड वाला है। अब सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य का प्रकाश खुद में होता है तो मजबूत होता है और सभी दिशाओं में होता है। कई कीट मधुमक्खियां दिशा पहचानने के लिए सूर्य के प्रकाश का यूज़ करते हैं। अब मूनलाइट वाला देखें तो कमज़ोर होता है, क्योंकि इनका प्रकाश तो सूर्य का ही प्रकाश है, तो चंद्रमा का प्रकाश कमज़ोर होता है, कम ध्रुवीकृत होता है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है ये, तो ये कमज़ोर और कम होगा, लेकिन ध्रुवीकृत होता है। और इसका एक पैटर्न होता है, और यही पैटर्न कि कौन पता कर लेता है, जो रात्रिचर जीव होते हैं वो पता कर लेते हैं, और इसी में ये चींटी है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चींटी के बारे में देखी हैं। तो सामान्य रोशनी और इस रोशनी के बीच में थोड़ा अंतर समझ लेना था, बाकी ये हो। अगला है पी लेड। पी लेड का मतलब क्या होता है, अब एलईडी तो हम खूब पढ़ते हैं, एलईडी जो होती है, एलईडी लाइट आजकल यूज़ कर रहे हैं। अब देखो नई नई रिसर्चें हो रही हैं, तो एलईडी का भी अब अपडेटेड वर्जन एक आया है, उसका नाम दे दिया है पी एलईडी। पी एलईडी मतलब पेरोविस्काइड एलईडी। तो ये याद रखना अगली पीढ़ी का उन्नत तकनीक होगा। अब नाम ही दे दिया, अगली पीढ़ी का होगा तो नॉर्मल सा क्या इसमें बेहतर होगा कि लाइट कम खपत कर रहे होंगे, ज़्यादा प्रकाश होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, यही सारी चीज़ें इसके बारे में है। तो जो ऐसे ओलेड टीवी यूज़ करते हैं हम ना, तो एलईडी जो पी एलईडी में ऑर्गेनिक एलईडी और क्वांटम डॉट एलईडी जो ओ क्यूलेड जो वाली होती, तो आजकल क्यूलेड टीवी चलती है, क्यू एलईडी वाली टीवी, उनमें क्वांटम यूज़ करते हैं तो कलर अच्छे आते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, ये वाली जो पेरोविस्काइड एलईडी है, इसमें दोनों एलईडी के टाइप को शामिल कर दिया गया, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वाली चीज़ होती है, क्यू एलईडी में क्वांटम डॉट का यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ याद रखनी होती है हमें। जो टीवी आती है ना आजकल, पहले ओलेड आती थी टीवी, अब क्यूलेड आने लगी जो अपडेटेड वाली आ रही, उनमें क्वांटम होता है, इनमें सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है और इनमें मोनोलिथिक होता है। तो इनमें क्वांटम डॉट है, इनमें एक ही डॉट होगा, मतलब एक तरीके की स्क्रीन होगी, इनमें छोटे छोटे होते हैं, तो इनमें थोड़ा अंतर सा होता है। तो बस यही वाली चीज़ें कि पीलेड के बारे में हमें याद करना है। उसके बाद अगला है बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के बारे में, तो ये तो अभी हमने देख ही लिया था सेम आर्टिकल, हाँ ये वाला भी देख ला। अगला है एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग। तो एक्सटिंक्शन फिल्टरिंग का मतलब क्या हो रहा है कि जब
के कारण पर्यावरण में जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। तो जब किसी मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है तो प्रजातियां जीवित, यह केवल वही प्रजातियां जीवित रह पाती हैं जो खराब पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, बाकी धीमे धीमे विलुप्त हो जाती हैं। तो यही चीज़ होती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब ये विलुप्त, फिल्टरिंग, तो फिल्टर हो जाते हैं। जो जीव जीवित रह पाते हैं वो खराब परिस्थितियों में वो ही बच पाते हैं, बाकी जीवित विलुप्त हो जाते हैं। तो ये हमने जाना। प्रभाव क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वनों में प्रजातियां विविधता कम होती जा रही है, कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि वो बढ़ी नहीं पा रही है, प्रजातियां समन्वय नहीं कर पाती हैं, आबादी में एक रूपता बढ़ती है। अब सोचो ज़्यादातर जीव अगर विलुप्त हो जाएंगे तो अगर एक जीव सर्वाइव कर पा रहा है तो उसी की प्रजाति तो केवल मिलेगी। मान लो हिरण के एक टाइप ही जीवित बच पा रहा है, बाकी हिरण मर रहे हैं, तो एक टाइप बचेगा तो एक जैसे ही रह जाएंगे। तो ये तो पर्यावरण के लिए खराबी है ना। पर्यावरण तब अच्छा होता है जब फूड वेब अच्छा हो, फूड वेब कब अच्छा हो, जब विविधता होनी चाहिए। तो ये क्यों चिंताजनक है? क्योंकि स्थिति कमजोर हो जाएगी, जैव विविधता को घाटा हो जाएगा। तो ये हमने देखा। अगला मुद्रा खरीद बिक्री स्वैप है। तो ये तो सरल सा ही है। स्वैप का मतलब क्या होता है? मनी स्वैप का तो अदला बदली है रुपए की, कि ये इतना डॉलर हमने बना दिए तो इतना रुपए बना दिए। तो एक बैंक की तरलता प्रबंधन की एक दिशा में होता है। तो आरबीआई बैंक से अमेरिकी डॉलर खरीदता है और उसके बदले में भारतीय रुपए जारी करता है। अमेरिका से डॉलर खरीद लेता, भारतीय रुपए जारी कर देता, तो उसे ही कह देते हैं स्वैप। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यही याद रखना है केवल। उसके बाद है खनन के लिए जो है आर्टिकल आज, खनन में कुछ नए खनन को प्रमुख खनन के रूप में जारी किया गया है। मतलब देखो, अब जो खनन होते हैं, खनन मंत्रालय में कुछ खनिज होते हैं। अब खनिज हम जानते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक का समय कोई भी हर एक खनिज की अलग अलग विशेषता होती है। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर होते हैं और एक माइनर होते हैं। माइनर मतलब गॉड, जिनकी कम यूज़ होता है। मेजर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेजर मतलब जो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनके मूल्य निर्धारण, खनन और नियंत्रण का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। मूल्य निर्धारण अगर पूछ ले, निर्धारण, नियंत्रण, सब अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। इनमें कौन से आते हैं? जो मेजर वाले होते हैं। तो मेजर वाले में जैसे लोहा हुआ, बॉक्साइड हुआ, तांबा हुआ, कॉपर हुआ, सोना, चांदी, यूरेनियम, कोयला, पेट्रोल, ऐसे आते हैं मेजर वाले में। बचते हैं माइनर, जो गॉड वाले। इनमें कैसे आएंगे? जैसे बालू है, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, ग्रेनाइट है, कंकड़, मतलब जिनकी थोड़ी कम यूज़ होते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं, वो माइनर वाले हैं। तो अभी इसमें कुछ नई श्रेणियाँ, कुछ सूची जारी की गई है, जिसमें सरकार ने क्या किया है, बेराइट, फेल्सपार, अभ्रक, क्वार्ट्ज को लघु खनिजों की श्रेणियों से हटाकर प्रमुख में डाल दिया गया। क्योंकि फेल्सपार, क्वार्ट्ज ये तो रेत वाले ही होते हैं, तो इनकी अभी तक हम माइनर में मानते थे, पर अब सरकार ने क्या किया, मेजर मिनरल की श्रेणी में डाल दिया। तो किसने डाला है? सरकार ने डाला है। तो भारत सरकार के नियंत्रण में। कौन सा? बेराइट, फेल्सपार और अभ्रक। की ज्योग्राफी में हम जो पढ़ते हैं ना कि प्रमुख खनिज होते हैं, मतलब प्रमुख खनिज का मतलब पृथ्वी बनाने में इनका योगदान होता है। जैसे अभ्रक हुआ, क्वार्ट्ज हुआ, इन्हीं से अगले खनिज बने होते हैं। तो इनके पुनर्वर्गीकरण से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद किया गया। मतलब अब देश सरकार भारत में क्या चलाती है? क्रिटिकल मिनरल मिशन चलाते हैं। ऐसे मिनरल जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो, तो उन पर हम थोड़ा आत्मनिर्भर रहें। तो इसके बाद है, तो अभी जो क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत ही ये बात कही गई थी कि इन्हें मेजर का दर्जा दे दिया जाए। अब सिफारिश किसने की थी, उनका नाम देख लेते हैं। तो निर्णय में एक बैठक हुई थी, समिति। तो उस समिति के जो मेन अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका नाम याद रखना है। निर्णय लिया था डॉक्टर BK सारस्वत ने। तो सारस्वत जो थे, उन्होंने ही इन्हें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक को मेजर में डाल दिया है माइनर से। अब यहाँ पे एक शब्द आया है पैग्माटाइट चट्टानें। अब पैग्माटाइट चट्टानें क्या होती हैं? तो पैग्माटाइट चट्टानें जो होती हैं, ये मोटे दानेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें? मोटे दानेदार आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब आग्नेय चट्टानें अगर ये होंगी तो इनमें ग्रेनाइट से जुड़ा होता है। ये आमतौर पर किससे जुड़ी होती हैं? ग्रेनाइट से जोड़कर हम इन्हें पढ़ते हैं। अब इनसे ही क्रिस्टल निकलते हैं और उन्हीं क्रिस्टल से ही दुर्लभ बहुमूल्य खनिज प्राप्त हुए। तो हमें क्या पता चला? पैग्माइट ही वो खनिज चट्टान है जिससे ये सारे खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखना है। उसके बाद तकनीक और औद्योगिक उपयोग। तो नई तकनीक इन सबसे क्या भूमिका बढ़ी है? बेराइट का उपयोग। अब इन जो अभी मेन वाले हैं ये खनिज, जैसे बेराइट का उपयोग तेल, गैस, ड्रिलिंग इनमें किया जाता है। यह खनिज एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा के अयस्कों में साथ पाया जाता है। मतलब जहाँ सीसा, कोबाल्ट ये सब पाए जाएंगे वहीं बेराइट पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अब
मेजर और माइनर मिनरल का देखें, जो 1957 का मेजर माइनर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट आया था, उसी के तहत पहली सूची में मेजर आते हैं। मेजर में हमने देख ही लिए केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। जब माइनर की बात करें तो रेत, मिट्टी, बालू, अब ये केंद्र सरकार इन पर नियम बताती नहीं, राज्य सरकार बनाती है माइनर वाले पे। तो यही चीज़ याद रखनी है, वो मेन है। मेजर केंद्र सरकार के पास जाएगा, माइनर राज्य सरकार के पास आएगा, रेत मिट्टी केंद्र राज्य सरकार के पास रहेगी। तो ये हमने देखा आज 24 और 25 फरवरी के जितने भी करेंट अफेयर्स थे।